ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और नेपाल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। दोनों ही देशों को हाल ही में विकासशील देशों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये उन दोनों ही देशों के लिए खुशखबरी है। किस तरीके से है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होते हैं विकासशील देश, कैसे तय किया जाता है। साथ ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है और उनका 67वां जो सेशन हुआ था जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया है, सभी चीजों को चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ग्रेजुएट्स बांग्लादेश नेपाल टू डेवलपिंग कंट्रीज ब्लॉक, विकासशील देशों के अंदर इन्हें डाल दिया गया है। चलिए सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की जब अगर हम बात करते हैं तो उनमें से निम्न में से कौन सी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? ए अरेबिक, बी पोर्चुगीज, सी फ्रेंच, डी स्पेनिश। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलिए देखिए हुआ क्या है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने एक हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन पारित किया है जिसमें 3 देश बेसिकली बांग्लादेश, नेपाल और लाओस, जिसे लाओस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उन तीनों देशों को लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी से निकाल के डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया है। जी हां, जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, अब बांग्लादेश, नेपाल, लाओस तीनों डेवलपिंग कंट्री बन चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट खुशखबरी है बेसिकली तीनों देशों के लिए। क्यों है ये भी समझेंगे। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसमें जो उनका 67वां सेशन हुआ था उसमें इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, उसमें इस रिजोल्यूशन को पारित किया गया है। चलिए देखिए तीनों देशों के बारे में आपने नेपाल तो जानते ही होंगे, नेपाल हमारा बॉर्डरिंग नेशन है। बांग्लादेश भी हमारा बॉर्डरिंग नेशन है। वहीं पर लाओस थोड़ा ईस्ट साइड आता है, ईस्ट ऑफ इंडिया आता है। ये है आपका लाओस नेशन जो थाईलैंड को बॉर्डर करता है, साथ में वियतनाम को। क्लियर है बात? तो नेपाल, बांग्लादेश, लाओस तीनों ही विकासशील देश बन चुके हैं। चलिए देखिए जो रबाब फातिमा है, बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, इनका कहना है कि शेख हसीना ने पहले से ही तय कर रखा था कि बांग्लादेश को मिडिल इनकम कंट्री बना देंगी 2021 तक। साथ ही में डेवलप कंट्री बनाने का भी यहां पर उद्देश्य रखा गया है 2041 तक। और इन्होंने कोविड 19 के जो पैंडेमिक के द्वारा पूरे विश्व भर में चैलेंजेस आए थे, सारे देशों को फेस करने पड़े थे, उसके बावजूद भी इन्होंने ये कर दिखाया है। तो ये वेरी मतलब कह सकते कमेंडेबल है, तारीफ काबिल है शेख हसीना जो पीएम है बांग्लादेश की। चलिए क्राइटेरिया की बात करें, कैसे तय किया जाता है कि कौन सा देश विकासशील देश बनेगा। देखिए जो कमिटी है फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, उन्होंने 3 क्राइटेरिया यहां पे दिए हैं। एक तो पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन असेट्स और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। पर कैपिटा इनकम आपका क्या होता है? जो आपके पूरे देश की नेशनल इनकम है, अगर उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो यानी हर पर्सन की पर कैपिटा एक इनकम आ जाती है, राइट। फिर आता है ह्यूमन असेट्स, यानी बेसिकली आपके जो न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, स्कूल में एनरोलमेंट और लिटरेसी लेवल आपके देश में ज्यादा होना चाहिए। वहीं पर जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है वो आपके देश में कम होनी चाहिए, यानी 32 पॉइंट से नीचे आपकी ईवीआई होना चाहिए, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। होता क्या है देखिए, जो भी ट्रेड रिलेटेड शॉक्स होते हैं, नेचुरल शॉक्स होते हैं, फिजिकल इकोनॉमिक एक्सपोजर टू शॉक्स एंड स्मॉलनेस एंड रिमोटनेस, ये जो जैसे ट्रेड रिलेटेड शॉक्स, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेड वॉर हो गया, आपका एक देश से दूसरे देश में सामान नहीं आ रहा जा रहा, तो ये शॉक्स आप कितनी अच्छी तरीके से झेल सकते हैं, इसके द्वारा तय किया जाता है कि आपका देश डेवलपिंग देश बनने के काबिल है या नहीं। क्लियर है बात? साथ ही में पर कैपिटा इनकम ऑफ 1230 यानी 1230 यूएस डॉलर्स भी तय किया गया है कि अगर आपकी इससे कम है तो आप एक डेवलपिंग नेशन नहीं बन सकते। क्लियर है बात? चलिए बांग्लादेश और नेपाल का ग्रेजुएशन कैसे हुआ ये समझेंगे। 1975 में बांग्लादेश को एलडीसी की कैटेगरी में डाला गया, बिकॉज जो वहां पर पॉवर्टी का जो रेट था वो ऑलमोस्ट 83% था। एलडीसी मतलब है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जहां पर डेवलपमेंट बहुत ही कम है। ओवर द ईयर्स ये पॉवर्टी रेट को उन्होंने कम किया और 19-20 में ये 20.5% तक आ गया। क्लियर है बात? अब एक प्रिपरेटरी पीरियड होता है, यानी प्रिपरेशन करने का पीरियड कि आप एक डेवलपिंग नेशन कैसे बनेंगे, राइट। अभी तक आप एलडीसी थे, तो एलडीसी से जब आप डेवलपिंग नेशन की तरफ जाते हैं तो आपको 5 साल का यहां पर प्रिपरेशन करने का एक पीरियड दिया गया है और 2026 में आपको ऑफिशियली एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक है। हालांकि ये जो प्रिपरेशन पीरियड होता है ये जनरली 3 साल का होता है, याद रखिएगा
3 इयर्स का होता है अगर आपसे पूछा जाए तो। यहाँ पर 5 साल इसलिए हैं क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हम लोग 2 साल पहले ही पीछे हो चुके हैं। तो जो इकोनॉमी है उसको रिकवर करने का टाइम एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया है। पूरी कहानी की अगर हम बात करें तो नेपाल का जो इंक्लूजन था एज अ एलडीसी वो हुआ था 1971 में, बांग्लादेश का 1975 में और नेपाल का उससे पहले 1971 में। ये पूरी कहानी 2018 में, मार्च 2018 में शुरू हुई थी और इन दोनों ही देशों ने, ये बेसिकली बात करें तीनों ही देशों ने, ये जो रिक्वायरमेंट्स थी, तीनों क्राइटेरिया, आपका पर कैपिटा इनकम हो गई, ह्यूमन असेट्स, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, तीनों को फुलफिल करा है और इन देशों को डेवलपिंग नेशन के लिए कंसिडर कर लिया गया है। क्लियर है बात? अब इंपॉर्टेंट बनता है ये समझना कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, पैंडेमिक की बात करें तो पूरे विश्व भर में इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को पैंडेमिक ने स्लो डाउन कर दिया था, पर उसके बावजूद भी इन तीनों देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज में इनकी ग्रोथ ठीक थी और इन्हें डेवलपिंग नेशन के रूप में कंसिडर कर लिया है। इससे होगा क्या कि इन तीनों देशों में एफडीआई का जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। एफडीआई बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। इनके देशों को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन माना जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, अलग अलग कंपनीज इन देशों में इन्वेस्टमेंट करेंगी। साथ ही में इससे इनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बढ़ जाएगी। क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से होता क्या है, अगर आप समझें, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, जिसे हम लोग सिबिल स्कोर कहते हैं, तो वही होती है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। क्लियर है बात? साथ ही में जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं वो इन्हें क्रेडिबल लेंडिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे, क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी तो इनको ज्यादा लोन मिलेगा। साथ ही में कंट्री को इन ऑल एक पावरफुल इकोनॉमिक बेस के रूप में देखा जाएगा और ये अब फ्री होंगी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो डेवलपिंग नेशंस का समूह है, उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बेहतर स्थिति में अब ये तीनों देश रहेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट बनेगा यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यूएन क्या है, यूएनएससी क्या है, यूएन जनरल असेंबली है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें समझ नहीं आता। देखिए, सबसे बड़ी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखिए जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1945 में खोजा गया था, 1945 में। इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हैं आज की डेट में। क्लियर है बात? इन्हीं यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसके अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए थे 1945 में ही। पहला था जनरल असेंबली, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि द हेग में है, राइट, और यूएन सेक्रेटेरिएट। ये 6 इसके मेन ऑर्गन्स थे। हम संयुक्त राष्ट्र जब महासभा की बात करते हैं तो उसके अंदर भी उतने ही मेंबर्स आते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर आते हैं, ऑल 193 मेंबर्स। हर साल न्यूयॉर्क सिटी में इनकी मीटिंग होती है और जरूरी नहीं है कि हर साल हो, एक बार, हर साल एक बार हो, ये कभी कभी और भी ज्यादा बार मिल लेते हैं अगर कोई भी जरूरत पड़े तो। इसकी जो हेड, इसको हेड करता है वो होता है इसका एक प्रेसिडेंट, जो एक साल के लिए इनकी टर्म यहां पर देखने को मिलती है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। इन्हें कभी कभी पार्लियामेंट का, वर्ल्ड का, विश्व का पार्लियामेंट कहा जाता है। जिस प्रकार आपके देश का पार्लियामेंट होता है, अलग अलग लोग आके मिलते हैं, तो इसी उसी प्रकार सारे देश के लीडर्स इस पार्लियामेंट में जाके मीटिंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो इसका जो काम है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस करना है, जैसे पीस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल इश्यूज हो गए। फॉर एग्जांपल, एक देश दूसरे देश पे हमला कर देता है तो इस टाइप के इश्यूज जनरली सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए समझेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके और क्या काम है। ये साथ ही में जो भी नए मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस में एडमिट होते हैं उनके ऊपर भी ये डिसाइड करता है कि किस मेंबर को, किस देश को एक मेंबर माना जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। डिसीजंस जितने भी होते हैं इस मीटिंग में सारे एक सिंपल मेजॉरिटी में लिए जाते हैं। सिंपल मतलब हर किसी के पास एक वोट होता है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल से एकदम विपरीत है। सिक्योरिटी काउंसिल में जनरली 5 ऐसे मेंबर्स है परमानेंट जिनको वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर यानी वो कोई भी रिजोल्यूशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो वीटो पावर यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती। सिंपल मेजोरिटी से सारे रिजोल्यूशन पारित हो जाते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट केस है उस केस में 2/3 मेजोरिटी लगती है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करें तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो हमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडियन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट,
भारत की तरफ से इकलौता एक ही जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट रही हैं, वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। ऑलराइट, विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में 8th प्रेसिडेंट। ऑलराइट, चलिए जल्दी से एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस में टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हमें देखने को मिलती हैं। पहली है आपकी अरेबिक, दूसरी आपकी फ्रेंच, तीसरी स्पेनिश, चौथी रशियन बेसिकली, फिर आती है आपकी चाइनीज, और एक आती है आपकी बेसिक सबसे पॉपुलर लैंग्वेज इंग्लिश। ऑलराइट, सो ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यहां पर पोर्चुगीज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्चुगीज। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।